नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कोरोना के लगातार घटते केस, राहत की खबर, लेकिन त्योहारी सीजन में सरकार और प्रशासन लोगों से बार बार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सावधानी के साथ त्योहार को मनाने की अपील की है, लेकिन बावजूद इसके लोग बिल्कुल बेपरवाह दिख रहे हैं। बाजारों में भीड़ बेकाबू है, चेहरों से लोगों के मास्क गायब हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात आप पूछिए ही मत। हर शहर का लगभग यही हाल है। गुरुग्राम और भिवानी की तस्वीरें आप देखें और यहाँ का हाल देख करके ही आप प्रदेश का अंदाजा लगा सकते हैं। ये दो बाजारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम का भी आप देखें कि ये मार्केट वाला इलाका, और भिवानी में भी आप देखें कि मार्केट के इलाके में किस तरह से लोग बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों पर मास्क नहीं दिखेगा, या जो लोगों ने मास्क लगा भी रखे हैं वो किस ढंग से लगाए हैं कि आप देखें उसको लगाना और ना लगाना सब एक बराबर है। तो दोनों ही जगहों की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कमोबेश यही स्थिति पूरे हरियाणा के अंदर है। त्योहार का सीज़न है, दिवाली सर पर है, और ऐसे में बाज़ारों में भीड़ उमड़ रही है। लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। दैनिक दिनचर्या में लगे हुए लोग लगातार अब अपने कामों पर वापस लौट रहे हैं, और इन सब के बीच में जो भीड़ है वो बढ़ रही है, और यही बढ़ती भीड़ कोरोना को बढ़ाने का जो अंदेशा है वो ला रही है। और इसलिए बार बार अपील करने के बाद भी जो हाल हैं वो किस तरह के हैं, तस्वीरों से आप समझ लीजिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो बेपरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं। भिवानी में हमारे सहयोगी ने मार्केट का जायजा लिया है, आप देखिए। भिवानी के सर्कुलर रोड पर इस वक्त मौजूद है, मुख्य बाजार है। हालांकि अभी क्योंकि त्योहारों की वेला है, जब त्योहारों की वेला है तो जाहिर तौर पर भीड़ इसी तरह से इकट्ठी होनी है। ऐसे में लोग कितने लापरवाह हैं, लोगों से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। तो मास्क नहीं लगाते आप लोग, या छोड़ दिया, बीमारी नहीं लगाते हैं, बस वैसे ही नहीं लगाते। मास्क नहीं लगाते। मास्क पता है मास्क, मैं तो भैया परली दुकानदार मास्क नहीं लगाते। लगाएंगे। अच्छा, कोरोना है ही नहीं, कोरोना नाम की बना रखी है लोगों ने। त्योहार पे ऐसे हाँ। ही भीड़ होएगी तो ऐसे ही होएगा, चलता रहेगा। बाजार है, बाजार के अंदर तो भीड़ होती है। जाहिर तौर पर जो है ना, लोग कितने बेपरवाह हैं इसकी वानगी देखी जा सकती है। किसी तरह का कोई डर, किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। अगर आपसे बात करूंगा, मास्क वास्क की जरूरत नहीं समझते हो? मास्क वास्क की जरूरत नहीं समझते हो? समझते क्यों लगाते नहीं हो? लगाते थे, लगा लेंगे कभी कभार लगा लेते हैं। अच्छा, आप भी मास्क नहीं लगाते हो? मास्क वास्क की जरूरत नहीं समझते? कोई नहीं पड़ा भाई, नहीं लगाना होता? यहाँ के कोई लाओ वहीं पे। अच्छा, कोई नहीं लगाता। अच्छा, दूसरों की देखा देखी, अब दूसरे नहीं लगाते तो हम भी नहीं लगाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, ला लेंगे हम तो, ले भाई बला जी। तो देख सकते हैं किस तरह से। आप मास्क नहीं लगाते? अभी उतारा यार, थोड़ा गर्मी है। पूरे दिन दिक्कत होगी थी, गर्मी होगी थी, इसलिए अभी उतारा पहले। आप देख पाएंगे दूर तक की तस्वीरें। सुमित, वो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा कि लोग जो है यहाँ पर किस तरह से बेपरवाह, किस तरह से लापरवाह देखे जा सकते हैं। ये वही ज़िला जहाँ पर 650 से ज़्यादा लोग अकाल मौत के शिकार हुए थे। जिस तरह से लगातार मामले बढ़े थे, लोगों को ऑक्सीजन तक मैसर नहीं हुई थी, दूसरी तमाम सुविधाएं, दूसरी तमाम व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर वो नहीं देखी गई थी। इसके बावजूद जो है लोग कतई मानने को तैयार नहीं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन अलर्ट पर है, और जनता को भीड़ से बचने की सलाह दी जा रही है। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की भी तैयारी अब की गई। त्योहारों का लगातार सीजन और बढ़ता जाएगा। ना केवल दिवाली आएगी, फिर गुरु पूर्व आएगा, प्रकाश उत्सव हम जिसको कहते हैं, और ये एक भैया दूज, छठ सब चलता रहेगा। इसी को देखते हुए, और आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से केसेस में डेफिनेटली बढ़ोतरी सभी ज़िलों में नोटिस की गई है, चाहे फरीदाबाद हो जिनमें पिछले कुछ दिनों में 3 या 4 दिनों में 20 के आसपास केस है, और गुड़गांव की भी अगर मैं बात करूं, गुड़गांव में भी हमने नोटिस किया है कि जहां पिछले महीने हमारे 150 केस थे, अभी 26 दिनों में ही हम उस आंकड़े को पार कर चुके हैं, और 156 से ज़्यादा केस हमारे पास आ चुके हैं। तो चाहे वो स्लाइट इंक्रीज़ हो, लेकिन डेफिनेटली थोड़े से केसेस बढ़े हैं, और शायद त्योहारों की वजह से ही बढ़े। और इसी को देखते हुए भी हमने एक एडवाइजरी जारी की है। कल हमने सभी जो है डीसी ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हमने एडवाइजरी जारी करी, जिसमें हमने ये बताया, खास करके बुज़ुर्ग और बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ऊपर के, या उन लोगों को जिनको कोई कोमोर्बिड कंडीशन है,
वो त्योहारी सीज़न में थोड़ा सा परहेज़ बरतें घर से बाहर जाने में। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी फैमिली के साथ आप रहें और उनके साथ ही त्यौहार मनाएं। एक जो रिवाज रहता है त्यौहार के टाइम में एक दूसरे से मिलना या उत्सव मनाना या पार्टी करना, उसको अवॉइड करें, क्योंकि डेफिनेटली अभी कोविड गया नहीं है और कंप्लीट वैक्सीनेशन कंट्री में या गुड़गांव में अभी नहीं हुई है। अभी हम सिर्फ 75% ही वैक्सीनेट कर पाए हैं लोगों को। जब तक और अधिक संख्या में वैक्सीनेशन नहीं हो पा जाती कंप्लीट वैक्सीनेशन, तो हमें अवॉइड करना है। फेस्टिव सीजन अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम वो अपना गार्ड लेट डाउन ना करें, उतनी ही एहतियात, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। तो लोगों से भी अपील है कि अभी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें। सीएमओ को हिदायत दे दी हमने कि जो भी हमारे क्राउडेड प्लेसेस है वहाँ पे परमानेंट आरटीपीसीआर के कैंप्स लगाएं और वहाँ पे वैक्सीनेशन करें। दूसरा, सभी डिपार्टमेंट्स को भी आदेश दिए हैं कि जो भी आपकी सेकंड डोज बच गई है, जिन भी लोगों की, हमें आइडेंटिफाई करके बताएं, ताकि सीएमओ वहाँ पर भी जाके, डिपार्टमेंट्स में भी जाके, रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में भी जाके सेकंड वैक्सीनेशन का डोज भी लगाएं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर के लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, तो वहीं एक दूसरा खतरा भी है जो कि डेंगू का लगातार बरकरार है। और डेंगू के केसेस भी इन सब के बीच में आप देखें कि लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको एक बार जिलेवार ये आंकड़े दिखाते हैं। सोनीपत में आप देखें 420 केस, नूह में 250, अंबाला में 249, गुरुग्राम में 220, रेवाड़ी में 174, चरखी दादरी में 147, महेंद्रगढ़ में 124, भिवानी में 99 और करनाल में 93 केस डेंगू के भी सामने आ रहे हैं। यानी कि दोहरी मार। आप एक तरफ तो कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है, क्योंकि कोरोना के खतरे को अभी आप नकार नहीं सकते हैं। ये बात अलग है कि केसेस कम हैं, लेकिन उन सब के बीच में आप देखें लोग लापरवाह हैं और डेंगू भी अपना कहर बरपा रहा है। और अब आज के चर्चा के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज का यही है पहला, कि जो केस कम हो रहे हैं और केस कम होते ही लापरवाह होते हुए लोग आखिर क्यों नजर आ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार लापरवाही की तस्वीरें आपने देखी हैं। अब त्यौहार में लापरवाही ऐसा ना हो कि कहीं भारी पड़ जाए, सवाल इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि त्यौहार की वजह से भी भीड़ और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ जो दूसरा खतरा है डेंगू का भी बरकरार है, क्योंकि डेंगू के बढ़ते केस से अब निपटने की प्लानिंग क्या है, ये भी सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। चूँकि कोरोना और उसके फैलने का खतरा लगातार है, और दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ते केस से निपटने की प्लानिंग क्या है, ये भी सवाल इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। तो तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं, गुरुग्राम और भिवानी की तस्वीरें। और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं बार बार, क्योंकि आप देखें, अपनी जिम्मेदारी को ज़रूर समझें। बाज़ारों में अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी ना है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से आप दूरी बना के रखें, लेकिन अगर जा रहे हैं तो कम से कम मास्क अवश्य लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना अगर कर सकते हैं तो वो भी करें, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी ये जो सुरक्षा का घेरा है ये बना रहेगा। हालांकि केसेस कम ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि स्थितियां फिर विपरीत हो जाएं और इसके बाद उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़े। इसलिए हमारी और आपकी सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनकी पालना ज़रूर करते रहें, ताकि सभी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से चलती रहें। बाज़ारों में रौनक है, ये एक तरह से अच्छी बात है। व्यापारी जो परेशान थे उनके लिए भी बेहतर है, साथ ही साथ जो खरीदारी के लिए भी लोग निकल रहे हैं उनके लिए भी त्यौहार उनको मनाना है। लेकिन इन सब के बीच में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ये ज़रूरी है कि आप पालना ज़रूर करें कोविड प्रोटोकॉल की, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। प्रशासन लगातार इसको लेकर के एडवाइजरी जारी करता रहा है, बार बार आप लोगों से अपील भी की जा रही है। लेकिन अगर लापरवाही बरतेंगे तो स्थितियाँ फिर विकट हो सकती हैं, विपरीत हो सकती हैं। और आप याद करें कि कोरोना के जो फर्स्ट और सेकेंड फेज़ हैं वो कैसे रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि कम से कम उनसे ही सबक लेते हुए लापरवाही ना बरती जाए। हालांकि प्रशासन ने इस पर सख्ती बरतने के लिए भी अब कहा है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए अब दिखेंगे, कम से कम इन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उनके खिलाफ अब चालान की कार्रवाई भी हो सकती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन स्थितियों को अपने जहन में रखें, सावधान रहें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपका बचाव है। इसलिए बाज़ारों में जा रहे हैं, शॉपिंग करें, लेकिन ख्याल इस बात का रखें कि आप जो कोविड के नियम हैं उनकी अवहेलना ना करें। और अच्छा तो ये भी है कि अगर आपके आसपास अगर आपको कोई लगता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है तो उसको भी आप कहें कि आप मास्क लगाएं या जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सामने वाला भी सुरक्षित रहे, समाज सुरक्षित रहे और आप जो दिनचर्या इस समय चल रही है उस तरह से चलती रहे, स्मूथ रहे। थर्ड वेव को लेकर के जो प्रेडिक्शंस हैं
वैसी स्थितियां ना बने भविष्य में भी। इसलिए भी इसकी जिम्मेदारी अभी से समझना हमें और आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लापरवाही ये साफ तौर पर दिखा रही है कि आने वाली परेशानी का सबब बन सकती है। और अगर अभी आपने इसको नहीं समझा या अभी आप इसको लेकर के अलर्ट नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, तो इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए अब आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर राकेश कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अजय सिंगला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अजय सिंगला जी, आपका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा। किस तरीके से देखें, क्योंकि अभी हम लोग जो तस्वीरें देख रहे हैं या फिर जिन जिन भी बाज़ारों की हम लोगों ने स्थितियां दिखाई हैं, जहां पर हमारे सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे, हर एक जगह पर हम लोगों को नज़र आ रहा है कि लोग लापरवाही बरतते हुए नज़र आ रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ इतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे हो, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कैसे इसको आप देखते हैं? और अभी भी चूंकि थर्ड वेव को लेकर के जो खतरे हैं या जो चुनौतियाँ हैं वो बरकरार हैं, इससे कैसे निपटेंगे, कैसे लोगों को और अवेयर कर पाएंगे, और ये जो स्थितियां बन रही हैं इसको आप कैसे देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। हाँ जी, आयुष जी नमस्कार, अपने सभी दर्शकों को नमस्कार। ये देखिए, जो पिक्चर आपने दिखाई है, जो बाजारों की सूरत आज आप देखने को मिली, बार बार डिप्टी कमिश्नर और सीएमओ जैसे अधिकारी द्वारा निवेदन करने के बाद भी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ राकेश जी। ये निवेदन सभी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी ये लापरवाही कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात ठीक है कि अभी जो भारत के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर टीकाकरण को स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने का काम किया, और हमारी जो सीरो सर्वे की जो रिपोर्ट है वो भी बहुत उत्साहित करने वाली है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, लगभग 30-35 करोड़ लोग इसका टीकाकरण जो नहीं करा पाए हैं, जिसके कारण खतरा अभी भी है। तो ये लापरवाही तो मास्क का और सैनिटाइजेशन का, और तीसरा जिसको भी डोज नहीं लगी है, टीकाकरण नहीं जिसका पूरा हुआ है, सेकंड डोज बची है तो डोज लगवाएं, और डोज भी अगर किसी ने नहीं लगाई है तो इसमें करवाएं। ये लापरवाही कहीं ना कहीं हमारे त्योहारों के जो इस सीजन को खराब ना कर दे, घर में कोई तरह की बात ना हो जाए कि ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए हमारी लापरवाही के कारण। लोगों को इसमें एहतियात बरतना बहुत ही जरूरी है, और प्रशासन भी और सरकार भी इसको बार बार से लोगों को ये बात समझाने का प्रयास कर रही है कि इस बात को समझे कि कोरोना देख नहीं है। और तीसरी वेव का प्रेशर अभी लगातार बना हुआ है कि ये डिले हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारी जनसंख्या इतनी है, 100 करोड़ से भी ज्यादा का टीकाकरण करने के बावजूद पूरे देश के अंदर अभी भी हमारे कुछ लोग जो हम एक संख्या इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो 30 करोड़ के आसपास लोग जो जिन्होंने टीकाकरण अभी नहीं हो पाया है, लेकिन एंटीबॉडीज अभी नहीं अवेलेबल, जिनके अंदर नहीं मिल पाई हैं, तो उन लोगों को ये इससे खतरा निश्चित रूप से बना हुआ है। और हमारा तो बार बार यही निवेदन है, शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि लोगों को अपनी सावधानी बरतनी चाहिए, अपने परिवार की अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। ये सब मिलजुल कर करेंगे तो हम इसमें निश्चित रूप से तीसरी वेव को रोकने का काम या उसको उससे बचने का काम हम कर पाएंगे। अजय सिंगला जी, आपका भी मैं इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा। हालांकि लोग तो लापरवाह हो रहे हैं, तस्वीरों में हम लोग देख रहे हैं, बार बार अपील करने के बाद भी या इतना ऐसा वक्त देखने के बाद भी लोग अभी समझने को तैयार नहीं है कि कितना ज़रूरी है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जो इस समय की परिस्थितियां बन रही हैं उसको आप कैसे देखते हो, और क्या आपको लग रहा है कि अगर ऐसी स्थितियां रहीं तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं? क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपका एक रिएक्शन चाहता हूँ। आयुष जी, दो पहलू हैं इस बात, एक जनता और एक सरकार, और दोनों ही अपनी जिम्मेवारी से निभा सकते। ठीक बात है, जनता को चाहिए कि बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, प्रोटोकॉल का भी पालन करें, लेकिन थक चुकी है जनता, वो भी जश्न मनाना चाहती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दो चीजें हैं, जब सरकार जश्न मना रही है तो जनता भी जश्न मनाने लगी है। जब सरकार लापरवाह हो गई है, जनता भी लापरवाह हो गई है। आपने देखा कोरोना 1 के टाइम क्या हुआ था, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमने कोरोना पर नियंत्रण पा लिया, जश्न मनाने शुरू कर दिए थे।
जनता लापरवाह हो गई, कोरोना 2 आ गया। अब फिर सरकार ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, हमने 100 करोड़ का टीकाकरण कर दिया। अरे पूरे देश में 20 से 21% को लगा है, अभी हमने जश्न मनाने शुरू कर दिए, जनता लापरवाह हो जाएगी, हो जाती है। तो ये एक दोनों की मिली जुली बात है। सरकार को चाहिए जश्न को मनाना छोड़े, वास्तविकता में है कि कितना टीकाकरण हो गया उसकी असलियत बताए, जनता को थोड़ा सा एहसास होने दे कि भाई जश्न की जरूरत नहीं है, रुकाव की जरूरत है, प्रोटोकॉल की जरूरत है, मास्क की जरूरत है। जब सरकारें जश्न मनाएगी, जनता भी जश्न मनाएगी और फिर वही होगा जो पहले हुआ है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो सरकार एक इवेंट मैनेजमेंट से चल रही है, उसको वास्तविकता समझनी चाहिए देश की कि वो पहले कोरोना के मामले में फेल हो चुके हैं। अब जश्न मनाना छोड़े, बल्कि लोगों को समझाए कि बात जश्न की नहीं है, बात तो रोकथाम की है कि हम कैसे मास्क लगाएं, कैसे करें और इसको रोकने के तरीके जनता के सामने स्पष्ट रूप में लेके आए। ओमकार सिंह जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आज का जो मुद्दा है बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और हमारे सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर बेहतर होगा हम राजनीति से ऊपर उठ के कुछ बातें करें। आप ये देखिए कि इस मौसम में हर साल, आज की बात नहीं है, हर वर्ष जब बरसात का मौसम होता है उसके बाद में डेंगू मलेरिया फैलता है। सरकार को पहले ही इसके लिए कुछ ना कुछ एहतियात बरतनी चाहिए। हम इस मुद्दे पर जाएंगे कि डेंगू और मलेरिया फैल कैसे रहा है। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। कॉलोनियों में खाली प्लाट होते हैं, नालियाँ बनी नहीं होती, सड़कें बनी होती, उन खाली प्लाट में पानी जमा हो जाता है जहाँ पे मच्छर पनपता है। सरकार उस वक्त जागती है जिस वक्त आग लग चुकी होती है, ये कुआं को उस वक्त खोदते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हर बार डेंगू मलेरिया के केसेज आते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि अम्बाला जिले में 249 डेंगू के मरीज आए हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है। और यहाँ पे देख लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री अपने आप को, जनता को एक रोल मॉडल होता है। कोई भी नेता होता है, मंत्री तो रोल मॉडल होता है, जनता उसका अनुसरण करती है। जब ये लोग खुद ही बिना मास्क के ठाके लगाएंगे, सदर बाजार चौक पर ऐसे बैठेंगे, कोई मतलब रूल और रेगुलेशन नहीं, कोई कोविड नियमावली नहीं, तो फिर जनता को क्या असर जाएगा। जनता तो अपने रोल मॉडल को देखती है, नेक्स्ट देखती है हमारा नेता क्या कर रहा है। और दूसरी बात, जहाँ तक कोरोना की बात है, हमने कोई कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर ली है। जो जश्न मनाने की बात करते हैं, वो दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार हर एक आपदा में अवसर ढूंढती है। क्या किस चीज का जश्न मनाना चाहते हो? लाखों, 4.5 लाख से ऊपर हमारे लोग मर चुके हैं, हमारे रिश्तेदार भी उनमें शामिल हैं। आप उनका जश्न मनाना चाहते हो? किसान सड़कों पर बैठा है, उनकी समस्या हल नहीं हो रही, आप उनका जश्न मनाना चाहते हो? अगर आप सही तरीके से, सही नीयत से किसी बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हो, मलेरिया हो, डेंगू हो या कोरोना हो, तो उसके लिए धरातल पर देखकर नई स्कीम बनानी चाहिए। अब आज अगर डेंगू की बात चल रही है, तो क्यों नहीं उससे पहले दवाई छिड़क दी जाती? जिस वक्त डेंगू के मरीज बढ़ते हैं तभी इनको दवाई का याद आता है, हमें दवाई का छिड़काव करना है। लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है, मैं तो रोज देखता हूँ नगर परिषद, नगर निगम में लाखों करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन वो कहाँ चला जाता है कुछ नहीं पता। पंप लेके आते हैं, पंप कहाँ चले जाते हैं कहाँ नहीं पता। हर साल यही है। क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर कोई नियत पॉलिसी बनाती? एक फिक्स स्थायी पॉलिसी बननी जरूरी है। जब हर बार हम इन बीमारियों से जूझते हैं और हमें पता है कि नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, इन महीनों में हमारे पास ये बीमारी आनी है, हमें पहले से तैयार होना चाहिए। हमने अपने नागरिकों को भी तैयार करना है, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की स्थिति माई बाप की होती है, दुख सुख में सरकार ही साथी होती है। जब व्यक्ति किसी परेशानी में आता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो सरकार की तरफ देखता है। तो मेरा तो उनके सुझाव है कि अभी तो चलो शुरुआत है, आप अभी से क्यों नहीं ऐसे उपाय करते? जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं उनके साइडों में नालियां बननी जरूरी है ताकि उनमें पानी जमा ना हो। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार दोनों हाथों से जनता से पैसे तो बटोर रही है। एनडीसी ले लीजिए, डेवलपमेंट शुल्क ले लीजिए, टैक्स ले लीजिए। पिछले 10 साल का टैक्स इकट्ठा लिया जा रहा है, जबकि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 3 साल से ऊपर टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। और तो और म्यूटेशन कराने के लिए 2000 से लेकर 20-50 हजार रुपए तक म्यूटेशन फीस ली जा रही है। ये सरकार पैसे तो इकट्ठे कर रही है, लेकिन इस पैसे का यूटिलाइजेशन जनता के ऊपर होना भी जरूरी है। अगर कुछ प्लाट खाली हैं, उन प्लाट की चारदीवारी अगर मालिक नहीं है तो उनके आगे से नाली बनाई जानी जरूरी है, ताकि किसी भी जगह पानी
खड़ा ना हो सके। और प्रत्येक शहर की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार पानी की ड्रेनेज व्यवस्था भी जरूरी है। यहाँ हमने देखा अम्बाला कैंट के मंत्री 6 बार जीत चुके हैं आके, लेकिन 6 बार में पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, नाले नालियां साफ नहीं हो पाई आज तक भी, सिर्फ बातें कर करके जीत रहे हैं। ये धरातल पे काम करना। चलिए डॉक्टर राकेश कुमार जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर राकेश कुमार जी जवाब दें। आयुष जी, मैं जी ओंकार जी की एक बात से सहमत हूँ कि रोल मॉडल को फॉलो करती हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रोल मॉडल को देखकर उनका खूब साथ दिया। जब उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए पहले कोरोना की वेव के अंदर घंटियां बजवाई तो घंटियां बजाई, तालियां बजवाई तो तालियां बजाई, तो हौसला बढ़ाने के लिए वो भी काम किया गया। देश के अंदर वैक्सीन अपने देश के अंदर बनी और 100 करोड़ से भी ज्यादा, ये भी एक अपनी जनता को पूरा अच्छे से बताने के सरकार जनता के साथ खड़ी है। सरकार जनता के हितों के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए, अपने नागरिकों की देखभाल में कहीं पीछे नहीं हट रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज को फ्रंट से लीड किया। इनकी तरह नहीं कि वैक्सीन हमारे देश के अंदर बनी, वैक्सीन शुरू में लगवाई नहीं, वो डिले जो इन लोगों ने लोगों के अंदर भ्रम फैला करके करवाने का काम किया। आज जनता, आज राजनीति आप कर रहे हैं, आपने राजनीति की बात की है, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। इस देश के अंदर अरे 100 करोड़ तो अगर 50 देशों की जनसंख्या को टोटल मिला दें तो वो 100 करोड़ नहीं बनती है। हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का टीकाकरण कराया। और मैं आपको एक बात और बता दूं भाई साहब, खाली प्लॉट में पानी इकट्ठा होने से बीमारियां नहीं फैल रही हैं। एक बात सुन लीजिए, जो डेंगू की आपने बात की, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, वो मच्छर के काटने से होता है भाई साहब। और जो आप बोल लीजिए, आप ठीक है आयुष जी ये बोल रहे नहीं ओंकार जी, जिससे बीमारी ना फैले। ओंकार जी सुन लीजिए। ओंकार जी देखिए, आपको मैंने इसीलिए इतना पूरा समय दिया कि आप अपनी बात को आराम से रखें, लेकिन आप उधर से जवाब सुनिए। ओंकार जी ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा का कोई फायदा नहीं है, डिस्टर्बेंस होता है। ओंकार जी ना तो आपकी बात समझ में आ रही है ना राकेश जी बात समझ में आ रही है। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, मैं सबको समय दे रहा हूँ, बराबर से समय दे रहा हूँ। ओंकार जी सुने, पहले सुने राकेश जी। यही आपका एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर हैं, और डेंगू खास तौर पे साफ पानी में आयुष जी ये मच्छर पैदा होता है। और जिस तरह से गर्मियों का सीजन था उसमें कूलर टैंक हैं, ओवरहेड टैंक जो हमारे हैं, प्लास्टिक के छोटे बैग हैं, छोटी बोतल हैं, टूटे हुए कप प्लेट जो हम कूड़े में फेंक देते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। या हमारे घरों में जो फ्रिज की ट्रे है उसके अंदर भी वो पैदा हो जाता है। टायर, हमारे गाड़ी का टायर बदला और छत पे डाल दिया, उसके अंदर भी पानी इकट्ठा हो जाता है। तो उसको भी सरकार ने इस तरह की योजना भी बनाई है कि संडे को आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब ने ये बात कही कि अपना एक संडे को एक साफ सफाई का दिन जो पानी से खाली कर रखें, हम साफ सफाई रखें, ऐसे भी अभियान चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो लोगों को मोटिवेट करना और उनको ठीक तरीका बताना कि किस प्रकार से डेंगू से खास तौर पे बचा जाए। डेंगू के इसमें कोई दो राय नहीं है कि साफ पानी का मच्छर। चलिए, लेकिन डॉक्टर राकेश कुमार जी इसके साथ देखिए दो सवाल है। पहला तो ये है क्योंकि जो दोनों ही पॉलिटिकल मेहमानों ने यहाँ पे सवाल खड़ा किया कि भाई देखिए, अगर आप लोग कोरोना को लेकर के सरकार की तरफ से अगर जश्न मनाने जैसी स्थिति होगी तो फिर जनता में मैसेज ये जाता है, उनको ये लगता है कि नहीं अब तो ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं या खत्म हो गई हैं, इसलिए वो भी लापरवाही बरतने लग जाते हैं। जिम्मेदारी दोनों लोगों के बराबर है, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी आम जनता है। इसका जवाब। दूसरा, हर बार हम लोग देखते हैं खासतौर से इसी सीजन में डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ते हैं, हर बार बढ़ते हैं। आखिर ये क्यों बढ़ते हुए हम लोग को नजर आते हैं? क्यों कोई फुल प्रूफ आप लोगों के पास प्लानिंग नहीं होती है? जब केसेस बढ़ने लगते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानियां लोगों को होने लगी, तब ये जो पूरी ड्रिल है आप लोगों के प्रशासन की वो नजर आती है कि क्यों होता है हर बार। कोरोना का भी स्पेसिफिक जवाब और डेंगू मलेरिया का भी। राकेश जी। आयुष जी, आप ये देखेंगे कि रोकने के लिए सरकार ने सब उसका आंकलन भी साइड बाय साइड कोरोना के लिए किया जा रहा है। जो सीरो सर्वे की जो हमारी रिपोर्ट आई है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 35-36 हजार सैंपल जो लिए गए और उनसे जो आंकलन साइंटिस्ट ने किया, वो आंकलन हमें बताया गया है। उसमें हरियाणा प्रदेश की 72 से 73% आबादी जो है वो सुरक्षित है। उनके अंदर या तो कोरोना हो जाने के कारण एंटीबॉडीज बनी है, और दूसरा बड़ा कारण है कि तेजी से जो टीकाकरण, जो इसका एकमात्र उपाय है कोरोना को रोकने का, वो टीकाकरण बहुत तेजी से किया गया है। इसमें मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने डॉक्टरों को, अपने स्वास्थ्य विभाग को, अनिल विज साहब को, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से
बहुत तेजी से ये काम करने का काम किया। डॉक्टर साहब, ये बात राजनीति ठीक के बाद है, नहीं आएंगे ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो पूरा नहीं हो पाया है, वो साइमल्टेनियसली अभी साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन वो टीकाकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पार्टियां उस टीके का, उस देश के साइंटिस्ट का, उन सब का भी सम्मान नहीं कर सकती, वो आकर यहाँ पे प्रवचन करती हैं। उन लोगों ने काम कुछ किया नहीं है, वो प्रवचन करना शुरू कर देती हैं। ऐसी पार्टियों को लोग नकार रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार नकारते रहेंगे। पहले अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अजय जी, उसके बाद ओंकार जी मैं आपके पास। डेंगू के बारे में आपने मेरे से पूछा, ये मौसमी बीमारियां हैं, इसकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाता है और त्योहारों के समय में भी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलिए। और जो प्रशासन नहीं, जागरूक भी करिए, लेकिन व्यवस्थाएं भी उतनी मुकम्मल दिखनी चाहिए जो नजर आती नहीं है। बाद में हम लोग देखते हैं कि कहीं एंटी लार्वा का छिड़काव, तो कहीं वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आता है, लेकिन ये होना चाहिए पहले से प्रिवेंटिव तौर पर। अजय जी। आयुष जी, ये जो प्रवक्ता महोदय प्रवचन दे रहे हैं ना, समस्या यही है कि केवल प्रवचनों से सरकारें चलेंगी क्या? क्या प्रवचनों से ही बीमारियां दूर होंगी क्या? 2018, 2019, 2020 और अब 2021 लगातार डेंगू के केस बढ़ रहे हैं और ये प्रवचन दे रहे हैं टीवी पर बैठकर। आपने प्रिकॉशन क्या लिया पहले? क्या डेंगू को बचाने के लिए किया क्या आपने? आप कहते हैं कोरोना एकदम आ गया, हम तैयार नहीं थे। अरे डेंगू तो हर साल आता है, क्या तैयारी की आपने? प्रवचन। इसका समस्या बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ी समस्या सुनने की क्षमता रखिए। सरकार में तालमेल नहीं है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो केवल टीवी पर बयान देने के लिए बनाए गए हैं, वो केवल अखबारों पे बयान देने के लिए बनाए गए हैं, 2015 से मैं आपको बता देता हूँ, कोसने के लिए बनाए गए हैं। आप अगर सही तरीके से कोरोना का इलाज करते, इलाज होता। कोरोना के टाइम लगे मरीज मरे, ना बेड मिला, ना दवाई मिली, ना ऑक्सीजन मिला, और आप प्रवचन देते रहे, लाखों लोग मर गए। अब आप जश्न मना रहे हैं उन मरीजों पे। आपको डेंगू के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। अभी हम पंचकुला गए थे, सिविल हॉस्पिटल में पूर्व उप मुख्यमंत्री भी गए थे, पूर्व चेयरमैन साहब भी गए थे। एक बेड पे 3-3 पड़े हैं वहां पर, लोगों पे अब भी बेड नहीं है, आप प्रवचन दे रहे हैं टीवी पर। यही बात कहना चाहता हूं आपसे, आपकी सरकार में तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नहीं मानते, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नहीं मानते, केवल सरकार को बचाने के लिए सरकार चल रही है आपकी। जनता के साथ आपका तालमेल नहीं, प्रशासन के साथ आपका तालमेल नहीं, अस्पताल में आपके पास बेड नहीं, आपके पास दवाई नहीं, फॉगिंग आप नहीं करवाते, केवल अखबार में विज्ञापन देने से सरकारें चलेंगी। अरे आपको तो माफी मांगनी चाहिए भारत की, हरियाणा की जनता से कि अब की बार 75 बार, अब की बार यमुना पार बन गए आप दोनों यार कुर्सी के लिए। सिमला जी, और पूरी अगर आपके पास आंकड़े ना हो तो आंकड़े मैं बता देता हूँ कि 2015 में जब हमारे जो था उस टाइम पे 9000 से भी ज्यादा केसेस थे, और ये घटते घटते 18, 19 और 20 में तो लगातार इसमें निरंतर घटा है। ये बात अलग है कि इस बार 2021 में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण डेंगू के केसेस बढ़े हैं और असमय और बहुत ज्यादा वर्षा के कारण पानी इकट्ठा हुआ है। वो साफ पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है, और आप अपना इसी तरह से रोना रोते रहते हैं और पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक जनहित में कोई भी काम नहीं किया, और वो पार्टी टीवी पर बैठकर दूसरों को इस बात की बात कहे और वो ओंकार कोई बात बताना चाहे, ओंकार जी क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा बहुत तो शर्म आ ही जानी चाहिए। ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, और जो टीकाकरण है, शिमला जी मैं बता दूं, जो टीकाकरण भी है वो मुख्यमंत्री के निवास पे नहीं हो रहा है, लोगों के पास जाके हो रहा है। ठीक है, चलिए, जनता के बीच में जाकर हो रहा है। ओंकार जी, ठीक है, राकेश जी पहले ओंकार जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ, आपके लिए सवाल है उनके पास। ठीक है, चलिए ओंकार जी, अजय जी एक सेकंड, अजय जी चलिए ओंकार जी को बोलने दें। अजय जी ओंकार जी। आयुष जी, बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि आज बात तो डेंगू की हो रही है, और मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता आपदा में अवसर ढूंढते ढूंढते वहीं कोरोना के जश्न के ऊपर चले गए। अगर कोरोना के जश्न की बात है तो एक खुश ना होइए, अभी मात्र 30% आबादी को लगा है और 299 दिन में 100 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया है।
अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो 2.5 साल और लगेंगे पूरी वैक्सीनेशन के लिए। और अब जो वैक्सीनेशन है वो और सख्त हो रही है, क्योंकि ये कुल लोगों को लगने वाली है जो लोग इच्छुक नहीं है, इसके लिए और भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। आज मुद्दा है डेंगू का, और ये कोरोना पर प्रवचन ना दे। अगर इन्होंने वैक्सीनेशन बनाना है तो मेरे को लगता है इनके परिवार में कोई ऐसी घटना नहीं घटी। और मैं नहीं कहता ईश्वर किसी के परिवार में से भी कोई बंदा गया हो, लेकिन हमारे बीच में 5 लाख लोग कोरोना की भेंट सरकारी आंकड़ों के अनुसार चढ़े हैं, जबकि असलियत इससे कई गुना ज्यादा है। और जहां तक स्वास्थ्य मंत्री की बात करते हैं, आप अंबाला कैंट आके उनकी पोजीशन तो देखिए, क्या कर रहे हैं वो। अंबाला कैंट को गब्बर का रामगढ़ बना दिया उन्होंने, सारी तरफ सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। आपके अपने भाषण में ही विरोधाभास है। एक तरफ तो आप कहते हो डेंगू जो है साफ पानी में फैलता है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो इस बार बारिश ज्यादा हुई तो डेंगू फैल गया। अरे भाई आपकी अपनी बातों में विरोधाभास क्यों है? आप डॉक्टर हो या वैसी डिग्री लेके बैठे हो जैसे आपके दूसरे। चलिए इस बीच हमारे साथ डॉक्टर जगबीर जी भी जुड़ रहे हैं, सीएमओ है भिवानी के। चलिए ठीक है, थोड़ा उनसे भी चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं इन विषयों पर और वापस आता हूँ। डॉक्टर जगबीर जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर जगबीर जी दो बड़े माफ कीजिएगा, डॉक्टर रघुवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघुवीर जी अब दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के प्रति लोगों की जो लापरवाही है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। भिवानी में इसको लेकर के अभी फिलहाल किस तरह की स्थितियां और कैसे इसको लेकर के आप लोग और अलर्टनेस बरत रहे हैं, इसका जवाब। और दूसरा ये कि साथ में हम लोग देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस या और मलेरिया के केसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके लिए भी भिवानी में प्रशासन स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। दोनों ही सवालों को मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मेरे को अपने विचार सुनने के लिए मौका दिया। हम भिवानी की स्थिति जो डेंगू की पहली चर्चा कर लेते हैं। हमारे अभी तक जो डेंगू के टेस्ट हुए हैं वो 3805 टेस्ट हो लिए, और जिसमें से इतने टेस्ट होने के बाद हमारे 104 पॉजिटिव केस आए हुए हैं। 104 में से हमारे 78 ठीक हो गए हैं, और जो बाकी जो टेस्ट हैं, जो मरीज हैं, उसमें से 20 पेशेंट घर पर हैं और 13 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनमें से 9 पेशेंट हैं हमारे सिविल हॉस्पिटल में दाखिल हैं। और उनमें जो एक पेशेंट था जिसको काफी प्लेटलेट की कमी हो गई थी, जो हमने सिंगल डोनर प्लाज्मा जो एसडीपी है वो भी चढ़ाया है। जो पहले एक्चुअल में वो पेशेंट था दिल्ली का था, लेकिन वो भिवानी रहते थे तो भिवानी शिफ्ट हो गया था, उसकी 9000 प्लेटलेट आई थी, तो हमने उसको एसडीपी लगा करके वो अब उसकी प्लेटलेट है 32,000 और स्टेबल है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, क्योंकि ये जो डेंगू है उसमें 75% तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं जो ठीक हो जाते हैं। 5 से 10% ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार दाखिला की जरूरत पड़ती है। 1% या आधे % लोग ऐसे होते हैं जिसमें प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है। प्लेटलेट की जो जरूरत पड़ती है उसमें 10,000 से कम प्लेटलेट हो या उससे ज्यादा प्लेटलेट या 20,000 हो, तो अगर ब्लीडिंग हो तो भी हम प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं। हमारी रही सावधानी और तैयारियां, हमें 141 टीम बना रखी हैं। 119 हमारी टीम है फील्ड की और 22 टीम है हमारी अर्बन की, जो हमारे फीवर मास सर्वे करती हैं। वो फीवर मास सर्वे करने के टाइम में वो 3 चीज देखती हैं, किसी घर में कोई बुखार का कोई केस है कि नहीं, अगर आसपास में ब्रीडिंग प्लेस जैसे कि कूलर है, फ्रीज है, कोई गमला है, और खासकर जो फ्रीज होता है उसकी जो ट्रे होती है उसमें इसका लार्वा पनपता है। एक आपने दर्शक ने कहा था कि ये जो मच्छर है ये सांप और होममेड जो रिजर्वायर होते हैं उसमें अपने अंडे देता है, और उसमें जो होममेड जो साफ पानी है उसमें अंडे देने के बाद वो लार्वा बनता है, लार्वा से फिर मच्छर बनता है। अगर हम 2 बातों का ध्यान रखें, एक तो हमारे आसपास में जो घर की जो लार्वा है, एंटी लार्वल एक्टिविटी, कोई पानी जो गमले में है, छोटे छोटे जो पानी के रिजर्वायर होते हैं उसमें भी अंडे दे सकता है। वो हफ्ते में अगर 5 या 10 मिनट लगाएं तो वो अपने घर का सफाई कर लेते हैं, वो ड्राई करना चाहिए। दूसरी एक जो बात जरूरी है, हमें सुबह और शाम जो घूमने जाते हैं उस टाइम में पूरे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये अगर 2 बात ध्यान रख जाते 70% हम इस कोरोना से बच सकते हैं, क्योंकि या तो उसके ब्रीडिंग प्लेस हो जाए तो वो ह्यूमन बीइंग को बाइट ना करें। अगर फिर भी अगर मान लो किसी को डेंगू हो भी जाता है तो भिवानी में हमने
एक वार्ड स्पेशल बनाया हुआ है जिसकी 30 बेड की कैपेसिटी है और हमारी ब्लड बैंक में 290 ब्लड यूनिट ऑलरेडी हैं और हमारी जो प्लेटलेट की है और एसजीपी की सुविधा है वो भी उपलब्ध है। और अगर मान लो कोई इमरजेंसी ज्यादा हो जाती है तो हमने जो फ्रीडम फाइटर का जो प्राइवेट जो ब्लड बैंक है उसको भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। रही बात कोरोना की जो अभी तक हमारे 2 हफ्ते से हमारा कोई केस अभी पॉजिटिव कोरोना का डिटेक्ट नहीं हुआ है, जबकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1500 से लेकर के 2000 तक डेली होती है। और हम जितने भी जहां हम वैक्सीनेशन के कैंप लगाते हैं उस पर हम टेस्टिंग की सुविधा भी देते हैं साथ में, ताकि वो कोई भी टेस्ट करवाना चाहे तो टेस्ट करवा सकता है। हमारे जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी में एक आरटीपीसीआर लैब है जो 24 आवर काम करती है, एक हमारी लैब जो डेंगू की स्पेशल बनाई हुई है वो भी 24 आवर काम करती है। तो इस प्रकार से हमारे भिवानी में बाकी डिस्ट्रिक्टों की वजह से और हमारे आस पड़ोस के जो जिले हैं उनकी बजाय कम केस हैं। और हमने डीसी महोदय से भी तालमेल मिला करके हम कोशिश ये करते हैं कि फॉगिंग का भी जो कार्य है जो पहले स्लो था वो अब स्पीड अप डॉक्टर रघुवीर जी, देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल मेहमान भी, मुझे लग रहा है उनके भी कुछ सवाल हैं, मैं वो भी एक बार ले लेता हूँ। अजय जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? आयुष जी, एक अच्छा बातें बताई भाई साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद, जनता के बहुत काम आएगी। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि केवल आंकड़ों की बात करके हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो सकते। मैं भी आपके चैनल पे बताना चाह रहा हूँ, मैं दोनों प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ जो भी भाजपा के हैं या जो पैनल में भी आए हैं, आप बिना बताए मेरे साथ अस्पताल में चलिए। अगर एक बेड पे 3-3 ना पड़े हो ना, मैं टीवी पे बैठना बंद कर दूंगा। आप जमीनी हकीकत से क्यों नहीं जुड़ते? केवल टीवी पे आंकड़े देख के सरकारें चलेंगी या बीमारियां भाग जाएंगी? जैसे कोरोना में हुआ था आयुष जी, ओवर चार्जिंग। मैं ये द हिंदू की और टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग्स लेके आया हूं। अब भी डेंगू के नाम पर टेस्ट के 4-4, 5-5 हजार रुपए लिए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, एक अच्छा सा भाषण देते हैं, विपक्ष को कोसते हैं और कह के चले जाते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होगा। वो तो हो रहा है हरियाणा में। आप सुनिए, ये साफ आ रखा है अखबार में कि चेकिंग के बाद 5,000 रुपए ले लिए सिर्फ टेस्ट करने के, उसके बाद आ रखा है 4,000 रुपए ले लिए, उसके बाद आ रखा है 8,000 रुपए ले लिए, केवल टेस्ट के नाम पे लिए जा रहे हैं। और आप चलिए सेक्टर 6 में चलते हैं बिना बताए, एक बेड पे 3-3 पड़े हैं, एडमिशन नहीं अजय जी, आपने बहुत वैलिड सवाल उठाए। इस तरीके की शिकायतें आती हैं और हम लोग भी उसको देख रहे हैं। मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा, मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगा। लेकिन राकेश जी का भी एक रिएक्शन लेते हैं पहले। डॉक्टर राकेश आयुष जी, जैसे सीएमओ डॉक्टर रघुवीर ने भिवानी के आंकड़े आपको बताए हैं, मैं एक बात अपने अजय सिंगला जी को भी बता देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो व्यवस्था सारी की सारी सरकार ने बनाई। दूसरी बात ये कि जो ये बात कर रहे हैं कि ओवर चार्जिंग, प्रदेश सरकार ने डेंगू का प्राइवेट लैब के अंदर भी, सरकारी लैब में 27 लैब पूरे प्रदेश के अंदर बनाई हुई है जिसमें इसका मुफ्त जांच हो रही है। और जो प्राइवेट लैब है उसके अंदर भी 600 रुपए से एक लिमिट रखी है कि इससे ज्यादा चार्जिंग कोई नहीं कर सकता, और कोई करता है तो उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी सरकार ने किया हुआ है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि सिंगल डोनर प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है, जो सिंगल डोनर प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ती है उसको भी सरकार ने सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मुफ्त में देने का काम किया है। ये अजय जी पता नहीं कौन से हॉस्पिटलों से कहां घूम के आ गए हैं कहीं पे, इनको इस बात का पता नहीं लग रहा है कि सरकार ने मुफ्त में कर रखा है। मुफ्त में प्लेटलेट का जो इंफ्यूजन मुफ्त में कराया गया प्रावधान उसका, वो पहले नहीं था। आपको मैं बता रहा हूँ, वो पहले नहीं था, आज वो मुफ्त में कराया जा रहा है। और जहां तक लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात है, टेस्टिंग की बात है, 600 रुपए से ज्यादा का रेट फिक्स नहीं है, 600 रुपए का रेट फिक्स किया गया है प्राइवेट लैब के लिए भी। आप पता नहीं कहां कौन से हॉस्पिटल में घूम के या मनगढ़ंत कहानियां बना करके यहाँ पे सुनाने का काम कर रहे हैं। सदा से ही कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार के छोड़ती रहती है कुछ ना कुछ शगुफे। जो आप देखिए तो सही, 600 रुपए सरकारी चिट्ठी।
डॉक्टर रघुवीर जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ओवर प्राइसिंग वाली जो शिकायतें हैं कि बहुत हम लोग को देख रहे हैं कि कॉमनली सामने आ रही हैं। हालांकि आप लोग तो कहते हैं कि आप लोगों ने हर चीज़ के लिए रेट को निर्धारित कर दिया है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने फ्री कर दी हैं, लेकिन फिर ये ओवर प्राइसिंग कैसे हो रही है? खासतौर से हम लोग देख रहे हैं स्पेशली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एक बेड पर 2-2, 3-3 लोग भी नजर आ रहे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए और इस विषय में कैसे काम कर रहे हैं रघुवीर जी? हमारा जो ये इसके विषय में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये भ्रांति आपके माध्यम से लोगों को मिटनी चाहिए कि हमारी जो सरकार है, सरकार के नियम के अनुसार जो एसजीपी की जो चार्जेज है वो 11,000 है, और वो 11,000 भी अगर सिविल अस्पताल में कोई पेशेंट दाखिल होता है, वो चाहे बीपीएल हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उसकी पेमेंट सिविल अस्पताल करता है, ठीक है। दूसरा, जो अगर मान लो कोई प्राइवेट में इलाज करता है, वो प्राइवेट में भी चार्ज उससे 11,000 से ज्यादा नहीं ले सकता। रही टेस्टिंग की बात, टेस्टिंग की हमारी सिविल हॉस्पिटल में सारी फ्री होती है। अगर कोई प्राइवेट लैब में भी जाता है, वो टेस्ट करवाता है, उसको भी प्राइस पर कैप लगा हुआ है। और जहाँ पर भी टेस्ट होते हैं, जो जितनी भी प्राइवेट लैब है, उनके ऊपर हमने उनको नोटिस लिखवाने के लिए बाध्य किया है कि इसके रेट के चार्ज इससे ज्यादा न लें। तो जहाँ पर चार्जेस होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वहाँ हर लैब पर हमने वो कैप की रेट लिस्ट लगा रखी है कि जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार इस टेस्ट के इससे ज्यादा पैसे ना लिए जाएं। तो ये मेरे को अभी नहीं लगता कि ओवर चार्जेस, हो सकता है कोई बड़े शहर में होते हो, लेकिन हमारे जो भिवाड़ी में है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें ओवर चार्जेस नहीं है। क्योंकि हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो एक HIV होता है, हमारी एक टीम होती है कि उसमें बीच में देख के आते हैं जो लैब हो, उसमें उसने प्राइस लिख रखा है या नहीं लिख रखा है, वो और चार्ज कोई शिकायत आती है तो उसकी उसी टाइम में हम एक्शन लेते हैं। ओंकार जी, क्या सवाल था आपका? ये आयुष जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ अपने भाई राजेश जी से कि इस सरकार में 2 ट्रेड लूट के रजिस्टर्ड ट्रेड बन चुके हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल कहने की बात नहीं है, जिस मर्जी मेरे डॉक्टर साहब बोल रहे थे अभी भिवानी के कि भिवानी में नहीं है। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी अनजान व्यक्ति को भेज के देखिए, आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और आंकड़ों से पेट कभी नहीं बढ़ता। ये मेरे भाई आंकड़ों से पेट भरना चाहते हैं, धरातल पे स्थिति देखिए। आज अगर ये कहते हैं प्लेटलेट सरकारी अस्पताल में फ्री मिलेंगे या सरकारी अस्पताल में टेस्टिंग फ्री है, तो क्या सरकार भी पैसे लेगी? अरे भाई, सरकार तो माई बाप की पोजीशन में होती है। गरीब हो अमीर हो, जो सरकारी अस्पताल में जाएगा वो इसी उम्मीद से जाता है, जिसकी जेब में पैसे नहीं होते इसी उम्मीद से जाता है। आज मैं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का बयान पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे सरकारी अस्पताल में प्लेटलेट्स फ्री मिलेंगे। अरे भाई, आसान करोगे हमारे ऊपर क्या? ये सरकार है। सरकार का मतलब क्या समझते हो? सरकार व्यापारी है या जनहितैषी है? मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ। अगर व्यापारी है तो भाई इन्होंने तेल और पेट्रोल में इतना तेल जनता का निकाल लिया है, लाखों करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। गैस की बात कर लीजिए। लेकिन अगर सरकार वास्तव में माई बाप की स्थिति में है, तो सरकारी हॉस्पिटल में वही व्यक्ति जाता है जिसको ये मालूम है मेरी जेब में पैसे नहीं है और मैं मुफ्त में इलाज कराऊंगा। अब आप बार बार ये कह रहे हो प्लेटलेट्स फ्री मिलेंगे, टेस्टिंग फ्री होगी। अरे भाई, सरकारी अस्पताल में तो फ्री होगी, ये आप कोई आसान नहीं कर रहे। आप आपदा में ओंकार जी, मुझे लग रहा है आप जो बात कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है और उसको लेकर के भी सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन अब मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। हालांकि चाहे बढ़ते हुए डेंगू के केसेस हो या फिर लापरवाह हुई कोरोना के प्रति जनता, दोनों ही स्तर पर सावधानी बरतने बहुत जरूरी है, नहीं तो एक बार फिर से स्थितियां विकट हो सकती हैं। इसलिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन आप जरूर करें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।